को तलाक दे दिया और हमारे घर आकर रहने लगी। एक दिन उन्हें तेज बुखार आ गया और चक्कर भी आने लगे। तभी हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहां जाकर हमें पता चला कि मेरी दीदी तो प्रेग्नेंट है। वो तो पिछले कई साल से हमारे साथ ही रह रही थी, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यह राज जानने के लिए मैं एक दिन उनके कमरे में छुपकर बैठ गई। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम रवि है, घर में सबका लाडला बेटा था। इसी वजह से हर बार मेरे और मेरी बड़ी बहन के झगड़े में हर बार दीदी को ही डांट मिलती थी। दीदी ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं 11वीं कक्षा में था। अक्सर दीदी मुझे पढ़ाने के लिए बैठती तो मैं कोई ना कोई बहाना करके वहां से जाने की कोशिश करता। इसी वजह से हमारा झगड़ा हो जाता और सभी दीदी को ही डांट देते थे। उस समय उन्हें डांट पड़वाने में बहुत मजा आता था। वही मजा मेरे सामने अफसोस बनकर खड़ा था, क्योंकि उनका रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ ही समय के बाद इस घर से वो चली जाने वाली थी। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं हमेशा से ही उनके साथ झगड़ा करता, लेकिन अब तो उनके बिना पूरा घर सूना हो जाएगा। खैर, उस समय मैं बच्चा था और मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या सही है और क्या सही है और क्या गलत है। दिन कब निकल गया कुछ पता ही नहीं चला और कल मेरी दीदी की शादी थी। मेरे घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। बारात भी आ चुकी थी। सभी लोग दूल्हे की बड़ाई कर रहे थे कि कितना सुंदर दूल्हा आया है। मैं भी खुश था कि मेरी बहन एक सुंदर लड़की थी और उसे सुंदर सा जीवन साथी मिल रहा है। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी था, जो सभी भाइयों के मन में होती है, कि सुंदरता उतना मायने नहीं रखती जितना अच्छा व्यवहार मायने रखता है। मेरी बहन बहुत सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी, इसीलिए मैं अपेक्षा अपने जीजू से कर रहा था कि वो मेरी दीदी को कभी भी दुखी नहीं करेंगे। तभी पापा आकर मुझे सोच से बाहर निकालते हुए कहते हैं कि रवि, यहाँ खड़े रहोगे क्या? अरे भाई, बारात आ चुकी है, बारातियों का वेलकम करो जाकर। मैं बारात की तरफ गया और सभी बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। सभी लोग बहुत खुश थे और इसी खुशी के साथ मेरी दीदी की बड़ी ही धूमधाम से शादी संपन्न हुई। अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी। सबके चेहरे उतर गए थे। आखिर उतरे भी क्यों ना। जब घर से बेटी विदा होती है तो हर किसी को रोना आता है। मेरे सामने तो हमारा पूरा बचपन आ खड़ा था। बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल पाया और दीदी की विदाई की। अब सभी मेहमान चले गए और सामान वगैरह समेटकर सभी आराम करने चले गए। इतने दिनों से शादी की भागदौड़ ने सबको थका दिया था। कुछ दिन ऐसे ही निकले। आज दीदी और जीजू का घर पर आ रहे थे। माँ सुबह से रसोई में पकवान बनाने में लगी थी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार दामाद घर पर आ रहे थे। सब लोगों ने उनका स्वागत किया और बड़े ही प्यार से उनकी अभागवत की। आज पड़ोस की भी औरतें घर पर आ गईं, क्योंकि शादी के बाद दीदी पहली बार घर पर आई थी, तो सब देखने आई थी कि वह कैसी लग रही हैं। साथ ही ससुराल के बारे में भी पूछना था। कुछ देर बाद मैं दीदी के पास गया और पूछा, दीदी सब खैर खबर है ना? कैसा है आपका ससुराल? और जीजा जी आपका ख्याल रखते हैं कि नहीं? तभी दीदी हंसते हुए बोली कि बहुत अच्छा है, तेरे जीजा भी बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सब लोग मुझे अपनी बेटी की तरह ही रख रहे हैं। मुझे बहुत संतुष्टि और खुशी हुई कि दीदी अपने ससुराल में खुश है। आखिर मैं ही यही चाहता था, क्योंकि मेरे मन में भी अभी भी अफसोस चल रहा था कि मैंने अपना पूरा बचपन और जवानी दीदी के साथ झगड़ा करने में गुजार दी है। लेकिन जब उनके साथ बातें करने का, उनके साथ घूमने फिरने का टाइम आया तो उनकी शादी कर दी गई। अब उनके ससुराल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सोचते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि उन जैसे मैंने सोचा था वैसे ही घर मिल चुका था। खैर, कुछ देर बात करने के बाद खाना वगैरह खाकर वह लोग चले गए, क्योंकि जीजू को कोई काम था, इसलिए वह ज्यादा देर रुक नहीं पाए। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकलते गए। एक दिन मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया कि हमारे दूसरे शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी खुली है, उसमें मुझे जॉब लेटर आया है। अगर तुम्हें भी जॉब करनी है तो
तुम उसमें अपना इंटरव्यू देकर आ सकते हो। मैंने अपने पापा से बात की और दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए चला गया। मेरी किस्मत ने साथ दिया और मैं इंटरव्यू में पास हो गया। वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल चुकी थी। अच्छी कंपनी होने के साथ साथ सैलरी भी अच्छी थी। मैं दिन रात मेहनत करने लगा और कंपनी में अच्छे से पैसे कमाने लगा। मुझे कमाते देख पापा और माँ दोनों ही बहुत खुश थे। जब दीदी को भी यह बात पता चली तो वह मुझे बधाई देते हुए कहने लगी कि क्यों रे छोटे, तू कब इतना बड़ा हो गया कि कमाने लगा। खैर, बहुत अच्छा हुआ कि तू कमाने लग गया है। पापा की भी कुछ जिम्मेदारियां कम हो गई है, इसलिए अब तेरे लिए भी लड़की देखना शुरू करेंगे ताकि तेरा भी घर बच जाए। बहुत दिन तुमने मौज मस्ती कर लिया है। ऐसे ही हम दोनों भाई बहन काफी देर तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे। फिर दीदी ने फोन काट दिया और मैं भी सोचने लगा। एक दिन दीदी और जीजा का कॉल आया। उन्होंने मुझसे बात ना करते हुए माँ और पापा से बात करवाने के लिए बोला। मैंने भी पापा को फ़ोन पकड़ा दिया। तभी पापा से बात करते हुए दीदी ने कहा कि हमने रवि के लिए एक लड़की देखी है, मेरी बुआ सास की लड़की है। वह लोग अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हैं, इसलिए मैंने रवि के बारे में उससे बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे जैसे ही तुम्हारा भाई है तो हमें रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए वह कल रवि देखने आ रहे हैं। तभी पापा कहने लगे कि बेटा, लड़की की जांच पड़ताल की ना तूने, क्या हमारे खानदान के जैसी ही मेल खाने वाली है। तब मेरी दीदी कहने लगी कि हाँ पापा, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है और संस्कारी में भी अच्छी है। तभी माँ पापा खुश हो गए कि हमारे घर भी बहू आ जाएगी। दीदी के जाने के बाद जो रौनक गई थी वह लौटने वाली थी। पापा फोन रखते हुए मुझे कहने लगे कि कल तुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए तैयारियों में लग जाओ। माँ ने भी तैयारियां शुरू कर दी, साफ सफाई करने लगी और पापा भी बाजार चले गए क्योंकि कल सुबह वह जल्दी आने वाले थे। इसलिए पापा अभी से सारा सामान लाकर रखने वाले थे। दूसरे दिन वह लोग भी मुझे देखने आ गए और उनको हमारा घर भी पक्का हो गया। लड़की का नाम स्नेहा था। मैं उन्हें स्नेहा एक दूसरे से बात करने लगे। अब मुझे भी स्नेहा भले लगने लगी और स्नेहा को भी मुझसे प्यार हो गया। ऐसे ही दिन निकलते गए और शादी की तारीख पक्की हुई और मेरी और स्नेहा की शादी हो गई। हम लोग राजी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी एक दिन हम सब बैठे चाय पी रहे थे, तभी हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि सामने दीदी खड़ी थी। हम लोग चौंक गए कि दीदी अकेली यहाँ कैसे। वो आज तक कभी अकेली नहीं आई थी, हमेशा से ही जीजा के साथ आई थी। हम लोग को थोड़ी घबराहट जैसी हो गई। फिर पापा उन्हें अंदर लेकर आए और पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम इस समय अकेली कैसे, पहले फोन भी नहीं किया कि तुम आने वाली हो, सब खैर तो है ना। तभी दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी कि पापा, मुझे वहाँ नहीं रहना। अब तो हम लोगों के जैसे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जब घर की बेटी इस तरीके की बातें करे तो कौन खुश होता है। मैं भी घबरा गया। तभी पापा ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तभी दीदी कहने लगी कि वह लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने दीदी की बात काटते हुए कहा कि आप तो बोल रहे थे कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, जीजा भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर अभी ऐसे क्या हो गया। तभी दीदी कहने लगी कि उस टाइम सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं है। तेरे जीजा भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे सास ससुर तो जैसे मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते हैं। आखिर मैं क्या करूं, इसलिए मैं थक कर हार कर यहाँ पर आ गई। माँ जल्दी से रसोई में गई और उन्हें पानी पिलाया। तभी स्नेहा ने भी दीदी के पास बैठकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, जरूर आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। मेरे मामा मामी तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी मेरी दीदी बोली कि जो लोग ऊपर से दिखाई देते हैं वैसे अक्सर अंदर से होते नहीं हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम उनको फोन करके पूछ सकती हो। और भला अपना ही घर उजाड़ कर कौन खुश होता है।
मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं वहां पर जैसे तैसे अपना घर बसाऊं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो मुझे आना ही पड़ा। अब तो हम सब लोग मायूस हो चुके थे कि अच्छी खेलती हमारी जिंदगी में यह कैसा तूफान आ गया था। खैर कुछ देर बाद पापा ने दीदी को शांत करवाया और मेरे जीजा के पास फोन किया और कहा कि क्या बात हो गई दामाद जी, हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? तभी उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो सब आप अपनी बेटी से ही पूछिए, और उन्होंने फोन काट दिया। अब तो हम लोग और भी परेशान हो गए कि कहीं कोई और बड़ी बात ना हो गई हो जिसका कोई सलूशन ही ना निकले। हम लोगों ने दीदी से बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन दीदी बस रोए जा रही थी और इतना कहे जा रही थी कि मुझे वहाँ दोबारा वापस नहीं जाना है। मुझे तो अब दीदी की टेंशन के साथ साथ स्नेहा की भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वह दीदी के ससुराल वालों के लिंक से थी। मुझे पूरा डर लग रहा था कि कहीं स्नेहा को भी वह लोग यहाँ से ना लेकर चले जाए। मैंने स्नेहा को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि स्नेहा, जरा तुम अपने माता पिता से बात करो और उनसे पूछो कि क्या बातें हो गई है जिससे दीदी इतना परेशान होकर यहाँ आ गई है। अगर दीदी की गलती हुई तो हम दीदी को समझाएंगे। फिर स्नेहा ने अपने माता पिता को कॉल किया। उनके माता पिता ने कहा कि पता नहीं इन लोगों की क्या बात हो गई है, हम लोग तो बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। हम लोगों ने भी काफी प्रश्न किया उन लोगों से पूछने का, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, इतना ही बोला कि उसकी ही गलती है। अब तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। खैर हम लोगों ने दीदी को घर पर ही रहने दिया और दीदी के ससुराल से भी ना कोई फोन आया ना कोई मैसेज। जीजा का भी कोई फोन कॉल नहीं आया। उन्होंने भी शायद दीदी से रिश्ता तोड़ लिया था। अब बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। एक दिन सब लोग बैठे थे तो दीदी ने पापा से कहा कि मुझे तलाक चाहिए। सब लोगों को एकदम से भौचक्का सा लगा कि तलाक, इतनी छोटी छोटी लड़ाई पर कौन तलाक लेता है? अगर कोई बात हो गई है तो बैठकर समाधान की जाए, अगर फिर भी ना बात बने तो तलाक तक बात जाती है। पापा कहने लगे कि मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे ससुराल और तुम्हारे सास ससुर से बात करूंगा, उन लोगों से पूछूंगा कि आखिर मसला क्या है, आप लोग इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला क्यों कर रहे हैं। तभी मेरी दीदी कहने लगी कि उन लोगों का नहीं, यह फैसला मेरा और अनिल का है। खैर दीदी को हमने बहुत समझाने की कोशिश की, आप अपना घर बर्बाद मत कीजिए। तभी कुछ देर बाद वकील को लेकर जीजा भी आ गए और दोनों ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिया। हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि बसा बसाया घर उजड़ चुका था। आज किसी ने घर पर खाना नहीं खाया क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी जो हो गई थी। तभी दीदी ने सब लोगों से कहा कि आप लोग मेरी वजह से दुख मत हो, मैं उस घर में खुश नहीं थी। मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन कोई बात नहीं बनी तो मैंने तलाक दे दिया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुशी से रहे? तभी माँ ने दीदी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, हमने तो हमेशा से ही तुम्हारी खुशी चाही थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो तो यह तुम्हारा फैसला है। खैर हम लोग ने भी यह स्वीकार कर लिया। अब तो हम पहले जैसे होने लगे थे। खैर दुख तो होता ही है कि दीदी घर पर बैठी हैं, लेकिन फिर आखिर करते भी तो क्या। पापा ने भी बोल दिया कि कुछ साल रुक जाते हैं, उसके बाद दीदी की दूसरी शादी करा देंगे। लेकिन इसी बीच एक खुशी की बात यह थी कि स्नेहा के परिवार वाले ने कोई मसला नहीं किया। उन लोगों ने स्नेहा को ले जाने की बात नहीं की। खैर जैसे तैसे काफी दिन निकल गए। अब दीदी का तलाक हुए 1 साल पूरा हो चुका था। 2 दिन बाद हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, तभी दीदी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वहाँ आई। हम लोगों ने पूछा, क्या हुआ दीदी, सब खैर खबर है ना? तभी दीदी ने कहा, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर जैसे ही स्नेहा ने दीदी को हाथ लगाकर देखा तो
कहा कि दीदी को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। हम लोग घबरा गए। हमने कहा चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। दीदी ने कहा नहीं, डॉक्टर को दिखाने जैसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। दीदी ने कुछ दवाई ले ली, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी को चक्कर आना शुरू हो गए। हम लोग दीदी को लेकर हॉस्पिटल गए। वहाँ जाकर रिपोर्ट वगैरह करवाई, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो हम लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई। रिपोर्ट में लिखा था कि दीदी प्रेग्नेंट थी। दीदी को तलाक हुए 1 साल हो चुका था। 1 साल से वो हमारे घर में ही रहती थी, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सब लोगों को बहुत अचंभा हुआ। हम दीदी से पूछते कि आखिर बात क्या है, तो दीदी बिना कुछ बताए अपने कमरे में चली जाती। हमने बहुत बार पूछा, लेकिन दीदी ने हर बार यही प्रक्रिया दी। एक दिन मैंने सब कुछ जानने के लिए दीदी के कमरे में छुपकर बैठने का प्लान बनाया और दूसरे दिन रात को उनके कमरे में छुपकर बैठ गया। यह बात मैंने स्नेहा को भी बताई थी। कुछ देर बाद जब दीदी कमरे में आ गई तो मैंने देखा कि दीदी ने अपने कमरे की खिड़की खोली और उसमें से जीजू को अंदर ले आई। मैं जीजा को देखकर चौंक गया कि उन लोगों का तो तलाक हो चुका था, लेकिन फिर यह सब कैसे? तभी जीजा दीदी के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। अब तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं बाहर निकल गया। मुझे देखकर वह दोनों घबरा से गए। मैंने पूछा यह सब क्या चल रहा है? अब लोगों के साथ ही रहना था तो यह छुप छुप कर रहने की क्या जरूरत है? आखिर आप दोनों पति पत्नी हो। तभी दीदी ने कहा कि हम तुम्हें सारी बात बताएंगे, पहले तुम शांत हो। फिर मैंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। वहाँ पर सब लोग आ गए। वैसे माँ पापा भी दीदी से नाराज थे, क्योंकि उन लोगों को जब से दीदी की प्रेग्नेंट होने की खबर पता चली थी, तब से दीदी के साथ उन्होंने बातचीत बंद कर दी थी, क्योंकि उन लोगों को तो ऐसे ही लग रहा था कि दीदी ने ही कुछ गलत किया है, इसी वजह से प्रेग्नेंट हुई है। अब वह दीदी से नफरत करने लगे थे। लेकिन सब वो कमरे में आए और जीजा को वहाँ देखे तो कहा कि यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तभी दीदी की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल मेरे सास ससुर मेरे को बहुत तंग करते हैं। इसमें अनिल का कोई कसूर नहीं था। आखिर वो करते भी तो क्या करते? इसलिए हम लोग ने प्लान बनाया कि हम तलाक का नाटक करते हैं, जिसकी वजह से मेरे सास ससुर को मेरी कमी महसूस हो और वह सुधर जाए। हम लोग प्लान मुताबिक ही करने लगे और अनिल रोज मुझसे मिलने रात को आते थे। तभी पापा ने कहा कि यह बात तुम लोगों को भी बता सकती थी। यह बात हम लोगों को भी बता सकती थी। हम लोगों को क्या नहीं बताया? हम लोगों को क्यों नहीं बताया? तभी दीदी कहने लगी कि अगर मैं आप लोगों को बता देती तो किसी तरह बात उन तक भी पहुंच जाती। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे इस प्लान पर पानी फिर जाए। हम लोग उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, उनको एहसास दिलाना चाहते थे कि एक बहू को ऐसे तंग करना क्या होता है। जब उन लोगों को मेरी कमी महसूस होगी तो वह तुरंत सुधर जाएंगे। दीदी कहने लगी कि अनिल ना मेरी तरफदारी कर सकते थे ना मेरे सास ससुर की, इसलिए इस नाटक के द्वारा सब सही करने को सोचा। हम लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका था। माँ पापा को भी एहसास हो गया था कि वह दीदी को गलत समझ रहे थे और मेरी भी सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। हम सब लोगों को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि दीदी का घर टूटा नहीं था, बल्कि यह दोनों तो अपने घर को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उन दोनों को एक साथ देखकर और उन दोनों का एक साथ प्यार देखकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई। ये सब देखकर मैंने और स्नेहा ने भी एक दूसरे से वादा किया कि कभी भी कोई दिक्कत आए तो हम एक दूसरे का साथ देंगे और ऐसे ही प्यार से रहेंगे। दीदी की इस नाटक से हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिली थी कि रिश्ता खत्म करने के बजाय उसे सुधारने का प्रयास किया जाए तो हल निकल ही जाता है। शांति से किया गया काम हमेशा गुस्से पर भारी पड़ता है
और टूटते रिश्ते को बचा लेता है। धन्यवाद दोस्तों।